तो साथियों, आरएस मुख्य परीक्षा 2023 के पेपर 1 की तैयारी में हमने वर्ल्ड इकोनॉमी का टॉपिक शुरू किया था और इसमें हमने पिछली क्लास में विश्व बैंक के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इसके दूसरे टॉपिक अर्थात IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इससे जुड़े तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इस कक्षा के PDF नोट्स, जो कि काफ़ी बच्चों की डिमांड भी है, वो आप सभी को अवेलेबल हो जाएंगे RS जंक्शन एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ से जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सारे वीडियो भी आपको मिलेंगे और सारी क्लासेस की PDF भी वहाँ पर मिलने वाली है। 5 क्लासेस का हमारा ये टोटल जो है कोर्स होने वाला है, लेकिन ये 5 क्लासेस आपके 10 नंबर पक्के करने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं IMF के बारे में जानकारी के लिए। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मैंने आपको पिछली कक्षा में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था, थोड़ा सा डिटेल दिया था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 2 संस्थाओं का जन्म हुआ था, जिनमें से एक जुलाई 1944 में विश्व बैंक के रूप में सामने आई और दूसरी संस्थान जिसको हम सभी जानते हैं IMF के नाम से, वो 27 दिसंबर 1945, मतलब लगभग 1.5 साल बाद में। तो पहले विश्व बैंक आता है और उसके बाद में IMF आता है। IMF और विश्व बैंक के बीच में जो अंतर है उन पर भी मैं चर्चा करूंगा इस कक्षा को पूरा होने के बाद में, क्योंकि कल हमने विश्व बैंक पढ़ा, तो मैं जब आपको इस कक्षा में आगे बढ़ूंगा तो आपको हर चीज़ में कंपैरिजन करते हुए चलूंगा और लास्ट में हम उसको समराइज कर लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा कोई प्रश्न पूछा जा सकता है जहाँ पर IMF और विश्व बैंक के बीच के जो अंतर है उनको पूछ ले। ठीक है, चलिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बिल्कुल जैसे वर्ल्ड बैंक है उसी तरह से ये भी है, लेकिन दोनों के कार्यों में बहुत अंतर है। ठीक है, ये भी संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। वर्ल्ड बैंक जहां एक बैंक के रूप में दीर्घकालीन वित्त प्रदान करता है, खास करके मध्यम और गरीब देशों को, ताकि उनकी जो योजनाएं हैं उनको मदद दी जा सके और उन देशों को विकास के मार्ग पे ले जाया जा सके। तो वो एक्चुअल में SDG जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उन क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं को ऋण प्रदान करता है। लेकिन IMF का काम है एक तरह से जो देश हैं उन देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसमें अगर कहीं पर कोई गड़बड़ हो, मतलब ये तो काम वर्ल्ड बैंक काम करेगा गरीबी दूर करने में, लेकिन ये काम करेगा देशों की जो सरकारें हैं, जो अर्थतंत्र उनका है, उसमें कोई गड़बड़ अगर हो तो उसको मजबूत करने में या उसको रोकने में, फेलियर होने से, तो गवर्नमेंट क्रैश कर जाए या किसी देश की इकोनॉमी क्रैश करे उससे बचाने का ये काम करती है। इसीलिए इसको राष्ट्रीय सरकारों के लिए अंतिम उपाय के रूप में वैश्विक ऋणदाता, एक ग्लोबल एक लैंडर के रूप में इसको देखा जाता है। और इसके अलावा ये काम करता है विनिमय दर की स्थिरता। विनिमय दर मतलब एक्सचेंज रेट जो अलग अलग इकोनॉमीज़ के बीच में है, जैसे मान लीजिए अमेरिका डॉलर में काम करता है, हम रुपए में, तो रुपए और अमेरिका के बीच में जो संबंध है एक्सचेंज का, ठीक है, विनिमय दरें जो है उनको ये स्थिरता प्रदान करता है कि किसी देश की विनिमय दरों में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उस देश के साथ में क्या होता है, उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। तो पूरे विश्व में देशों के बीच में विनिमय दरों की स्थिरता और अगर उनकी इकोनॉमी फेल होती है तो उनको ऋण देने का काम, ये दोनों कामों के रूप में इसको माना जाता है। इसको भी सेम टू सेम उसी तरीके से तैयार किया गया जैसे आपका विश्व बैंक आया ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप, संधि पर यह आधारित है। मुख्यालय इसका भी वाशिंगटन DC में है और इसकी सदस्यता है 190 देशों की। तो हमने देखा था कि 189 और 173 देश थे वर्ल्ड बैंक में, ये IBRD के रूप में थे, ठीक है, और दूसरा ये IDA में थे। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि IBRD मध्यम देशों को ऋण देता है, जबकि IDA विकासशील जो निम्न आय वाले देश हैं उनके लिए स्थापित किया गया था। इस पर हमने चर्चा की है, हमारा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, पूरे की पूरी प्लेलिस्ट हमारी है, उसमें आप जाकर के पता कर सकते हैं। प्रमुख लोग कौन कौन से हैं? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसकी अभी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। गीता गोपीनाथ जो पहले इसकी मुख्य अर्थशास्त्री थी, अब वो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई हैं। और पियरे ओलिवियर इसके मुख्य अर्थशास्त्री हैं। वर्ल्ड बैंक में हमने देखा था कि अजय बंगा जो हैं उसके क्या हैं, अध्यक्ष, और अंशुला कांत उसके MD थे, ठीक है, जबकि इंदरमित गिल उसके मुख्य अर्थशास्त्री। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। तो फैक्ट है, फैक्ट धीरे धीरे जब देखोगे तो चीजें आपको याद हो जाएगी। IMF क्या क्या करता है? IMF जो अपना पैसा है इसके पास जहां से भी आता है उसको एक तो मदद, अचानक से किसी देश की इकोनॉमी क्रैश होती है तो उसको मदद करता है,
ठीक है, कोई गलत नीतियों की वजह से किसी देश की अर्थव्यवस्था अगर पीछे जाती है तो उसको बचाता है। और दूसरा, ये बहुत से आर्थिक आंकड़े इकट्ठे करता है, उनका विश्लेषण करता है और विश्लेषण करके देशों के लिए प्रोजेक्शंस देता है कि कोई देश की अर्थव्यवस्था किस गति से बढ़ेगी, विश्व की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ने वाली है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से क्या प्रभाव होने वाला है, इन सब चीजों को ये निर्धारित करता है। ठीक है, चलिए अब हम इसके इतिहास की बात कर लेते हैं। तो सेम टू सेम वही इतिहास है जो विश्व बैंक का, और उस पर मैं बात कर चुका हूं, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद में आईएमएफ औपचारिक रूप से जो है आया 1945 में। किसके बाद? 1944 में जब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ उसके बाद में जुलाई 1944 में विश्व बैंक आ गया था। ठीक है, और दोनों का उद्देश्य एक ही है, महामंदी, आर्थिक संकट, इनको रोकना। विश्व बैंक जहां पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति में लोगों को जो संस्थाएं हैं उनको आगे बढ़ने के लिए या देशों को वापस से निर्माण करने के लिए, ऋण देने के लिए बनाया गया था, वहीं पर आईएमएफ बनाया गया था ताकि उन देशों के बीच में जो मुद्रा को लेकर के, जो एक विनिमय दरों को लेकर जो अस्थिरता होती है उसको रोका जा सके। तो आईएमएफ के जो महत्वपूर्ण मिशन है, विश्व बैंक के मिशन गरीबी कम करना और सबसे कम गरीब जनता को ऊपर लाना होता है। लेकिन आईएमएफ का लक्ष्य है एक तो मौद्रिक सहयोग को बढ़ाना, तो अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच में जो अलग अलग मुद्राएं हैं उनके बीच में एक तारतम्य बैठाना। दूसरा, इकोनॉमी को बूस्ट करना। अब इकोनॉमी हमेशा बूस्ट होती है व्यापार और आर्थिक विकास से, तो इन दोनों को ही विस्तार देता है ये। और तीसरा, कोई ऐसी नीतियां जो डिक्लाइन करवाए किसी अर्थव्यवस्था को, नीचे की ओर लेके जाए, उन नीतियों को रोकना। इसीलिए आईएमएफ के जितने भी ऋण जो होते हैं वो हमेशा शर्तों के साथ जुड़े होते हैं। कुछ शर्तों का पालन अगर आप करोगे तो ही ऋण मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये एक विशेषता है आईएमएफ के ऋणों की। ठीक है, इतने कठिन ऋण आपके विश्व बैंक के नहीं होते हैं जितने कठिन ऋण आपके आईएमएफ के होते हैं। यहां तक क्लियर है? इतिहास तक की बात दोनों में मैंने परंपरागत तुलना के रूप में आपको बता दी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब बात करते हैं इसकी संस्थाओं की कि इसके अंदर संगठन इसका कैसा है। आईएमएफ को जो बनाया गया तो उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई। तो पहला होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। सेम टू सेम डब्ल्यूबी में भी हमने देखा था, वर्ल्ड बैंक में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है और उसमें दो दो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं हर देश से, जो भी सदस्य देश है। कौन कौन से? एक तो होता है गवर्नर जो अक्सर उस देश का वित्त मंत्री होता है, और एक होता है वैकल्पिक गवर्नर जो आरबीआई या फिर जो केंद्रीय बैंक है उसका गवर्नर होता है। हमारे केस में आरबीआई है। तो यहां पर भी वही चीज है, जो वर्ल्ड बैंक में संचालक मंडल था वही संचालक मंडल इसमें भी है। क्योंकि होता क्या है कि आईएमएफ और डब्ल्यूबी अर्थात वर्ल्ड बैंक की जो बैठक होती है साल में अक्टूबर में एक बार होती है हमेशा, जिसको बोलते हैं स्प्रिंग। ठीक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग के नाम से उसको जाना जाता है। तो वो बैठक जब होती है तो उसमें एक्चुअल में कॉमन ही गवर्नर्स होंगे। ठीक है, वही वित्त मंत्री और उसकी जगह पर वैकल्पिक के रूप में केंद्रीय बैंक का जो गवर्नर है वही बैठते हैं, वही आते हैं। तो इसीलिए दोनों में ही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की संरचना लगभग एक जैसी है, लेकिन दोनों के काम दोनों जगह अलग अलग है। वहां पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के काम कुछ अलग है, यहाँ पर अलग है। हालांकि ये दोनों नीति निर्धारण की सर्वोच्च संस्था मानी जाती है दोनों ही संस्थानों में। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आईएमएफ में भी है और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आपका विश्व बैंक में भी है, और सदस्य भी वही होते हैं, वित्त मंत्री या केंद्रीय बैंक का गवर्नर। गवर्नर बोर्ड कुछ आरक्षित शक्तियों को छोड़ करके, अब इसके पास देखो बहुत सी शक्तियां हैं लेकिन पूरी शक्तियों का ये प्रयोग नहीं करता है। अधिकतर मामलों में क्या करता है, अपनी सारी की सारी शक्तियां किसे दे देता है? अपने कार्यकारी बोर्ड को दे देता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसका होता है। कौन कौन सी शक्तियां खुद के पास रखता है? कोटा वृद्धि को मंजूरी। कोटा आईएमएफ का एक ऋण की व्यवस्था करने के लिए एक प्रणाली है, इस पर हम बात करेंगे आगे। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो विशेष अधिकार को आवंटित करना या रद्द करना और नए सदस्यों को लाना, इन सभी चीजों पर डिस्कशन होता है गवर्नर बोर्ड की बैठक में। बाकी जितनी भी शक्तियां हैं वो किसको दे देता है? ये अपने कार्यकारी बोर्ड को। ये कार्यकारी बोर्ड का चयन भी ये खुद ही करता है। तो जब इसकी बैठक होती है तब ये कार्यकारी बोर्ड हर साल या फिर जब भी 2 साल 3 साल में इनका चयनित होता है उस समय ये इसे करते हैं। इसकी बैठक एक बार होती है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि अक्टूबर के महीने में एक बार इसकी बैठक होती है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों के लिए एक साथ होती है। अब यहां पर एक्स्ट्रा आता है कार्यकारी बोर्ड। ठीक है, वहां पर सीधा अध्यक्ष आ जाते हैं, यहां पर कार्यकारी बोर्ड आता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बहुत से देश मिलकर के और अर्थव्यवस्थाओं से रिलेटेड मुद्दों पर बात करते हैं। मान लीजिए अभी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बिगड़ी, अब श्रीलंका को कर्ज देना है, तो कर्ज देने के लिए कार्यकारी बोर्ड क्या करेगा? बैठेगा। इस कार्यकारी बोर्ड में प्रतिनिधित्व है रीजनल प्रतिनिधित्व, मतलब क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। तो क्या वैसे तो देश 190 है, लेकिन अब सारे देशों को तो कार्यकारी बोर्ड में ला नहीं सकते। 24 सदस्य हैं,
अब इन 24 सदस्यों को पूरे विश्व के, जैसे मान लीजिए अलग अलग हमारे जो महाद्वीप हैं, चाहे वो उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिण अमेरिका हो, यूरोप हो, आपका अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, एशिया हो, हर क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र हम इसके बनाए गए हैं और उन क्षेत्रों से एक एक देश को इसमें चुना जाता है और कुल मिलाकर के 24 देशों से सदस्य इसमें चुने जाते हैं। ठीक है, रोस्टर प्रणाली पर यह आधारित होता है और सारे के सारे 189 देशों का प्रतिनिधित्व इसमें होता है। एक और है प्लस कोसोवो भी है, ठीक है, लेकिन उसको अभी तक संयुक्त राष्ट्र की मान्यता नहीं है, तो 190 देश हम मान के चल सकते हैं। इनमें से 7 देश तो ऐसे हैं जिनका परमानेंट कार्यकारी निदेशक है। कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब। तो 7 देश जो बड़ी अर्थव्यवस्था हैं इनके तो परमानेंट है, ठीक है, और इसके बाद बचे हुए 17 निदेशक जो हैं उनको अलग अलग जगह से चुना जाता है। तो 4-4 देशों के समूह बना रखे हैं, ठीक है, तो उन 4-4 या 4 या ज्यादा देश, मिनिमम 4 होने चाहिए, 4, 5, 10 भी हो सकते हैं, उनके समूह में से एक सदस्य को चुना जाता है, तो वो रीजनल एरिया को कवर करते हैं। इन 24 कार्यकारी निदेशकों के ऊपर होता है एक प्रबंध निदेशक जिसको बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर एक नेतृत्वकर्ता पद है, ठीक है, और ये कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष होता है। तो इसको मिलाकर के टोटल 25 सदस्य हो जाते हैं। क्लियर है? आईएमएफ में ये सबसे शक्तिशाली पद है और ये हमेशा एक यूरोपीय नागरिक होता है। तो जहां वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष हमेशा एक अमेरिकी होता है, मैंने आपको इस बारे में चर्चा की थी, उसी तरह से जो आपका आईएमएफ है उसका अध्यक्ष हमेशा एक यूरोपीय नागरिक होगा। तो क्रिस्टिना जॉर्जिवा जो अभी है वो यूरोपियन है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंत्री स्तरीय समितियों के बारे में। जो इसकी 2 मंत्री स्तरीय समितियां हैं, 2 समितियां इसकी काम करती है। एक है आईएमएफसी, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल काउंसिल, और दूसरी है इंटरनेशनल आईएमएफ डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। मौद्रिक और वित्तीय समिति का काम है जितने भी मौद्रिक और वित्तीय मुद्दे हैं या फिर जो भी नीति आईएमएफ की रहती है उस पर चर्चा करना। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अगर मान लीजिए अचानक से यूक्रेन का युद्ध छिड़ गया तो ये बैठक कर लेगी। कुछ भी बात हो गई जिससे कि लगता है कि अर्थव्यवस्थाओं को धक्का पहुंचने वाला है, जैसे कि अचानक से किसी बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने अपनी खास करके आपका जो अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है वो जब भी नीतियों में कुछ बदलाव करता है, इन चीज़ों को लेकर के ये अपनी बैठक करते हैं और बहुत सी बैठकों के दौरान ये चर्चा करते हैं। तो सामान्य चिंता के किसी भी अन्य मामले पर, देखो अचानक से कोई मुद्दा हो तो ये बैठक बुला सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 2 बार ये साल में बैठक करते हैं। एक बार आईएमएफ विश्व बैंक की स्प्रिंग में और दूसरा आईएमएफ की खुद की वार्षिक बैठक में। आईएमएफसी का काम है ये। दूसरी है विकास समिति। तो विकास समिति विकासशील देशों के मुद्दों को देखती है, ठीक है। इसमें 25 सदस्य हैं। आईएमएफसी में 24 सदस्य हैं और यहाँ पर 25 सदस्य हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम टू सेम ये डेवलपमेंट रिलेटेड मुद्दों पर बात करते हैं कि कैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। आईएमएफसी पहले आ चुका था और आईडीसी जो है इसको बाद में लाया गया है, ठीक है। चलिए, तो मंत्री स्तरीय 2 समितियां हो गई, इनके भी नाम आपको याद होने चाहिए। हो सकता है 2 नंबर का प्रश्न आ जाए कि आईएमएफ में जो मंत्री स्तरीय समितियां उनके नाम बताइए। अब बात आती है काम क्या है। आईएमएफ भैया जी काम करता है वित्तीय स्थिरता की, इंटरनेशनली जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको ये बना के रखता है कि कहीं भी किसी देश की अर्थव्यवस्था को गिरने से पहले ही उसको मदद करके उसको बचा लिया जाए, जो भी सदस्य देश हैं उनको। तो आईएमएफ जो है ये वित्तीय स्थिरता को कैसे बढ़ावा देता है उस पर हम अगर नजर डालें तो 3 काम ये करता है। पहला है नीतिगत सलाह देता है, दूसरा है फाइनेंशियल मदद करता है और तीसरा है उस देश का जो ढांचा है या फिर उसकी जो तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र, उसको विकसित करता है ताकि वो उस नीति को लागू कर सके जिस नीति की सलाह ये देता है। तो नीतिगत सलाह, वित्तीय सहायता देना, ठीक है, और तीसरा विकास क्षमता को बढ़ाना। अब ये तीनों में क्या क्या करता है वो भी समझ लिए। नीतिगत सलाह में ये क्या करेगा कि किसी भी देश को बोलेगा कि तुम जो अभी तरीका अपना रहे हो ना अपने देश को आगे बढ़ाने का, ये गलत है भैया। जैसे कि भारत ने लगातार 50, 60, 70, 80 के दशक में जो तरीके अपनाए, जैसे कि कोटा प्रणाली हमारे यहाँ थी, लाइसेंस राज की व्यवस्था थी। मतलब हमने क्या किया कि किसी एक विशेष उद्योग के अंदर कोटा फिक्स कर दिया कि इतना % ही जो है प्राइवेट सेक्टर आ सकता है, बाकी गवर्नमेंट सेक्टर रहेगा। या फिर हमने क्या किया, लाइसेंस प्रणाली, तो लाइसेंस दिया जाता था सरकार के द्वारा, तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली चीज़ हो गई। या हमने अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत बंद रखा, ये सारी चीज़ें। तो इन सभी में ये सलाह देगा कि नहीं देखो, अगर तुम्हें मुक्त व्यापार की तरफ बढ़ना है, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है और अधिक मार्केट तक पहुँच बढ़ानी है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। जैसे हमें 1992 में जब हमने आईएमएफ से जब ऋण लिया तो उस समय जो है हमको बहुत से बदलाव करने पड़े, खास करके एलपीजी सुधार जिनको हम बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उनको हमको लागू करना पड़ा।
तो वो नीतिगत सलाह के आधार पर, क्योंकि ये ऋण देगा ही तब, आपकी मदद ही तब करेगा जब आप इसकी सलाह मानोगे। उसको बोलते हैं नीतिगत सशर्तता। एक शर्त लगाता है कि ये शर्त मानोगे तो तुम्हें ऋण मिलेगा, क्योंकि अगर आप नहीं मानोगे तो फिर से आप उस पैसे को पूरे को डुबो दोगे आपके तरीकों पे काम करते हुए, ठीक है। तो इसलिए ये करता है। तो नीति ये क्या करता है, निगरानी करता है, देशों को सलाह देता है नीतिगत, और फिर उसके बाद में ये उस देश से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स भी जारी करता रहता है कि तुम किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हो। अगर ढंग का कर रहे हो तो ढंग का दिखाएगा, बेकार कर रहे हो तो उससे जुड़ी आपको जोखिम का आकलन करते हुए मदद करेगा। नीतिगत सलाह के आधार पर ये आपको वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो अगर संकट आ गया है, जैसे कि श्रीलंका में भी क्या हुआ था कि श्रीलंका ने कृषि में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया बिना सोचे समझे, और जैविक कृषि को बढ़ावा देने से क्या होता है आप सभी जानते हैं, जैविक कृषि में बढ़ावा देने से उत्पादकता घटती है। जैसे कि भारत में हरित क्रांति के बाद में उत्पादकता बढ़ी क्योंकि रसायनों का प्रयोग हुआ, लेकिन जैसे ही जैविक कृषि की तरफ हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि उत्पादन घटता है शुरुआत में। तो पूरे के पूरे देश में श्रीलंका ने जैविक कृषि को बढ़ावा देने की कोशिश की, और इस वजह से उसकी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य हिस्सा था, निर्यात जो वो करता था कृषि क्षेत्र में, उसमें और खाद्यान्न संकट की स्थिति उसको देखने को मिली, और इसीलिए वहाँ पर ऋण संकट उत्पन्न हो गया। और बाद में फिर IMF को बेल आउट पैकेज और ये सब दिए गए, तब जा करके वो अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी की ओर वापस से आ रहा है, ठीक है। तो ये संकट की स्थिति किसी भी देश के साथ हो सकती है, और उसमें ये क्या करता है, मदद करता है वित्तीय सहायता, लेकिन ये अपनी कुछ नीतिगत शर्तों पर ये काम करता है। तीसरा ये क्या करता है कि जिन देशों के पास में आज अच्छे संसाधन है और जिनकी अर्थव्यवस्थाएं मजबूत है, उनके पास जो तकनीकें हैं और उनके पास जो प्रशिक्षण व्यवस्थाएं हैं वो भी दिलवाता है देशों को। इससे क्या होगा, जैसे मान लो हमारा टैक्सेशन प्रणाली है भारत की, अब हमने अभी उसमें कुछ बदलाव किए हैं। अब कोई देश हो सकता है जिसके पास टैक्सेशन की व्यवस्था ठीक नहीं है, मतलब वो कर को ढंग से संग्रह नहीं कर पाता है या कुछ और चीज़ें हैं, क्योंकि कर संग्रह अपने आप में राजकोषीय नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो वो क्या करेगा, उसको अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छा प्रशिक्षण प्रोवाइड कराएगा उसके तंत्र को, तो उसका प्रशासन भी मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो ये विकास क्षमता को इस तरह से बढ़ाएगा। ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, और भी चीज़ें ये करता है, ठीक है। तो नीतिगत सलाह देना, वित्तीय सलाह सहायता प्रदान करना और विकास क्षमता। अब बताओ इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आप याद नहीं कर सकते, या इसके लिए आपको कोई बड़ा कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत है कि वहाँ जाओ और वहाँ बैठ करके आप नोट करो इनको? सामने सारा लिखा पड़ा है, PDF में नोट्स मिल जाएंगे, डाउनलोड करो, प्रिंट करो और अपनी पढ़ाई करो। पढ़ाई करोगे तो चीज़ें याद होगी। अब आपको पूछ लिया कि IMF की कार्य प्रणाली को समझाइए, तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं कि IMF निम्नलिखित को करते हुए वित्तीय सहायता को, स्थिरता को बढ़ावा देता है, नीतिगत सलाह देता है, वित्तीय सहायता देता है, विकास क्षमता देता है। अब ये कैसे देता है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे IMF की कोटा प्रणाली के बारे में। अभी तक प्रश्न नहीं पूछे गए, और मुझे उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है आपको IMF कोटा प्रणाली के अंतर्गत प्रश्न पूछा जा सकता है। मैं ऐसा अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि हो सकता है आपको अगले एग्जाम में ही कोटा प्रणाली से जुड़ा हुआ प्रश्न देखने को मिल जाए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से 2 प्रश्न आ चुके हैं, तो अब की बार IMF से प्रश्न आने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो कोटा प्रणाली क्या है? कोटा प्रणाली एक तरह से IMF जो है इसका बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब IMF की आधार हम इसको मान सकते हैं, आधारशिला जिसको बोलते हैं ना। IMF खड़ा ही पूरा कोटा प्रणाली पर है। IMF के सदस्य देशों के कुछ कोटे निर्धारित किए जाते हैं, एक फॉर्मूला पर बेस्ड होता है ये, ठीक है। और उस कोटे के साथ में कुछ दायित्व और कुछ लाभ उनके लिए होते हैं। तो कोटा क्या है? IMF की जो फाइनेंशियल और जो भी शासन संरचना है, मतलब कौन सा देश कितना अपना पावर्स रखता है, कौन सा देश कितना योगदान करेगा, ये सारी चीज़ें इस कोटे से निर्धारित होती है। और ये जो कोटा है ना, इसकी इकाई होती है SDR। तो SDR और कोटा अलग अलग चीज़ है, कई बार हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। SDR एक तरह का यूनिट है, वो मैं बताऊंगा क्या होता है, जस्ट अगले पेज पर हम बात करेंगे। पहले हम कोटे को समझ लेते हैं, भैया कोटा है क्या, भैया कोटा प्रणाली है क्या। तो भैया IMF जो है वो हर देश को एक कोटा देता है। जैसे कि मान लो अगर हम भारत की बात करें तो भारत को बोला कि 3% कोटा भारत को हम देते हैं हमारे हर काम में। अब ये काम कौन कौन से हैं? पहला है संसाधन का योगदान। तो कोटा सबसे पहले तो ये तय कर देगा कि भैया एक देश को IMF को कितना पैसा देना पड़ेगा, मतलब जो IMF के संसाधन है, मतलब IMF ऋण देता है देश को, तो कहाँ से देगा, पैसा कहाँ से आएगा, उसके बाद उसके सदस्यों से तो आएगा। तो सहकारिता वाला काम है ना, जैसे कोऑपरेटिव में क्या होता है, सब सदस्य अपना अपना एक अंशदान करते हैं और उस अंशदान के अनुपात में ही फिर और देशों सदस्यों को ऋण मिलता है, ठीक है। तो ये जो ये प्रणाली है, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है, कोटे के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि किसी देश को कितना पैसा देना पड़ेगा IMF को। तो वित्तीय व्यवस्था में IMF का जो फंडिंग का जो सोर्स है वो कोटा है, पहला। तो
दूसरा, इसी कोटे के आधार पर आपकी वोटिंग पावर, कोई भी निर्णय लेते समय आपके वोट की वैल्यू कितनी होगी। यहां पर बराबरी का वोट नहीं होता है, जिस देश का जितना ज्यादा कोटा उस देश का उतना ही वोटिंग। और इसीलिए कई बार आईएमएफ की आलोचना भी की जाती है कि भैया तुम बराबरी की बात नहीं करते, अमेरिका का कोटा ज्यादा है, ठीक है, अमेरिका के पास 15% कोटा है तो वो 15% वोटिंग रखता है। मतलब अगर मान लीजिए कोई भी वोटिंग हो रही है और वहां पर 100% वोट चाहिए तो 15% तो सीधा अमेरिका का हो गया। तो एक छत्र राज करने वाली बात हो जाती है। अगर वो चाहे तो बहुमत को आराम से प्राप्त कर सकता है बाकी देशों के साथ मिलकर के। तो कोटा क्या करता है, मतदान शक्ति को निर्धारित करता है, भाई आपकी वोटिंग की वैल्यू कितनी है। तो हर एक एसडीआर, मतलब 1 लाख एसडीआर पर आपको एक वोट मिलता है। अगर मान लीजिए टोटल एसडीआर मान लीजिए करोड़ों में है, ठीक है, अब जैसे भारत के एसडीआर लगभग 13 लाख करोड़ है, ठीक है, 13,000 लाख करोड़, 13,111 कुछ, 13,115 कुछ है, 13,000 लाख करोड़ है, ठीक है। तो मतलब 13,000 के करीब हमारे 13,000 लाख एसडीआर है, सॉरी करोड़ नहीं एसडीआर है, ठीक है। तो अब यहां पर पता चलता है कि 13,000 के करीब हमारे वोटों की वैल्यू होगी यहां पर सीधी सीधी। तीसरी चीज ये है कि आपको कितना ऋण मिल सकता है, ये भी आपके कोटे से निर्धारित होगा। तो कोटा निर्धारित करता है कि एक सदस्य सामान्य पहुंच के तहत आईएमएफ से अधिकतम कितना ऋण ले सकता है। जब भी आपकी अर्थव्यवस्था बिगड़े तो सबसे पहले अपने सदस्यों को ही तो ऋण देगा। तो एक देश की ऋण लेने की जो उसकी क्षमता है वो कितनी है, वो भी यहीं से निर्धारित होता है। और चौथा, किसी देश को कितना एसडीआर का आवंटन होगा, ये भी इस कोटे से ही निर्धारित होता है। तो अगर कोई पूछे कि आईएमएफ में कोटा प्रणाली का क्या महत्व है, तो आप 4 लाइन में बता सकते हैं कि कोटा संसाधन तय करता है कि कितना देना है, कोटा उस देश की मतदान शक्ति को तय करता है, कोटा उस देश के लिए उपलब्ध ऋणों की मात्रा को तय करता है, और कोटा उसके लिए जो एसडीआर एलोकेशन होता है उसको भी तय करता है। यह है भैया कोटे का महत्व। अब सवाल आता है कि सर कोटा निर्धारित कैसे होता है। तो भैया कोटे का एक फॉर्मूला है और इसको रिवाइज किया जाता है। आईएमएफ का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, जो मैंने बताया आपको, कौन सा वाला, पहला वाला जिसमें वित्त मंत्री बैठक में भाग लेते हैं, सारे देश जिसमें भाग लेते हैं। तो आईएमएफ का एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स 5 साल में रिवाइज करता है, रिव्यू करता है, ठीक है, जनरल कोटा रिव्यू करता है, GQR इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये 2 काम करता है। पहला तो आज जैसे मान लो हमारा कोटा है कि मान लीजिए इनके पास में 15 करोड़ डॉलर का कोटा है आज की तारीख में पूरा मिला करके, तो इसको 15,000 से 20,000 करना है मान लो, तो एक तो इसका रिव्यू करता है, तो समग्र कोटा वृद्धि की बात करता है। और दूसरा, अब इस 20,000 में से हर देश को कितना मिलेगा उसको भी ये रिव्यू करता है 5 साल में एक बार। और ये बदलाव करने के लिए मतदान शक्ति का 85% चाहिए। अब मान लीजिए कि बड़े देश है, खास करके हम देखें यूरोपीय देश और अमेरिका, अब इनका कोटा मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आप देख करके ही आपको लगेगा कि सर ये तो बेईमानी है, ठीक है। तो कोटे का फॉर्मूला एक है। फॉर्मूला क्या बना रखा है इन्होंने कि जो मान लीजिए कि 1 रुपये का कोटा आपको मिल रहा है, तो कैसे तय हो रहा है किसी भी देश के लिए। तो कोटे में 50% तो आपकी जीडीपी को देखते हैं, मतलब 0.50 से तो ये मल्टीप्लाई करेंगे आपकी जीडीपी को। तो किसी देश की जितनी बड़ी जीडीपी उतना ज़्यादा उसका कोटा। फिर ओपननेस, मतलब कितना आपने मुक्त कर रखा है, उदारीकरण को, लिबरलाइजेशन को, ठीक, प्राइवेटाइजेशन को कितना ओपन कर रखा है, ओपननेस कितनी है आपके में, तो 30% हो गया। वेरिएबिलिटी कितनी है, मतलब आप क्या स्थिरता है आपके जो आपकी जो भी इकोनॉमी है उसमें, या फिर बदलाव होता है, बहुत अचानक से फ्लक्चुएशन होता है, फिर गिर जाती है, फिर कम हो जाती है, या आप स्थिर दर के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के तो 15% के करीब हो गया। और आपके रिजर्व बैंक के पास में या केंद्रीय बैंक के पास कितने रिजर्व्स पड़े हैं उसके आधार पे 5%। ये चारों मिला करके ऐड करने पर कोटा निर्धारित होता है। तो ये जो फॉर्मूला है यही किसी देश की स्थिति का आकलन करता है और उसके लिए कोटे को निर्धारित भी करता है। ये कब लाया गया था, 2008 में। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो रिव्यू हुए ना उनके बारे में हम देख सकते हैं कैसे कैसे इन्होंने रिव्यू किया। 1950 से 60 के बीच में, फिर 60 से 70 के बीच में, अंतिम रिव्यू हुआ आपका 2020 में और 100% बढ़ा दिया है। तो 14th जनरल रिव्यू उसको बोलते हैं, ठीक है। 2020 में जो रिव्यू है उसको क्या बोलते हैं, 14th जनरल रिव्यू। और इस रिव्यू में जो टोटल कोटा था, जनरल कोटा, उसको डबल कर दिया सीधा ही, ठीक है। क्या कर दिया, डबल कर दिया, जो पहले था उससे दुगना कर दिया। जैसे पहले कितना था, लगभग 250 बिलियन एसडीआर के करीब था, उसको 500 बिलियन एसडीआर, कितना कर दिया, 500 बिलियन एसडीआर के लगभग लमसम इसको
कर दिया है। क्लियर? चलिए, 2000 से लेकर 2010 के बीच में कोई रिव्यू नहीं हुए थे, मतलब कोई इंक्रीज नहीं किया गया था। रिव्यू तो हुआ था लेकिन इंक्रीज नहीं हुआ था। अब बात आती है, ये तो कोटा हो गया, तो कोटे का काम मैंने आपको पूरा बता दिया, कोटा कैसे निर्धारित होता है ये सारा हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं एसडीआर की, और जब एसडीआर को समझ लेंगे तो फिर हम देखेंगे अलग अलग देशों का कोटा कितना है, क्योंकि हो सकता है भारत के बारे में पूछ ले कि भारत का कोटा कितना है, कितना कोटा प्रणाली में हमको मिला हुआ है जगह। तो विशेष आहरण अधिकार क्या है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स किसे कहते हैं? तो एसडीआर है एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति। तो पहली बात तो एसडीआर कोई मुद्रा नहीं है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं एसडीआर से तो ये आपकी गलती है। एसडीआर कोई डॉलर नहीं है, कोई रुपया नहीं है। एसडीआर क्या है? एक रिजर्व्ड असेट है, ठीक है, संपत्ति है। जैसे सोना भी एक रिजर्व्ड असेट होता है ना, उसी तरह से इसको भी हम यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप यहां पर एसडीआर एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। एसडीआर एक मुद्रा नहीं है, लेकिन इसका मूल्य 5 मुद्राओं की टोकरी पर आधारित है। मतलब इसमें क्या किया हमने कि जो ये असेट है या जो वैल्यू हमने एसडीआर को दी है उसको निर्धारित करती है 5 मुद्राएं। कौन कौन सी? अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग और चीनी रेमबीबी। तो ये पांचों मिलकर के और यहां पर ये निर्धारित करेंगी कि एसडीआर को हम कैसे जो है बताने वाले हैं। तो एसडीआर की जो भी वैल्यू है वो इन पांचों पर निर्भर करती है, और इसमें भी अलग अलग का अलग अलग योगदान है कि 43% तो यूएस डॉलर से निर्धारित होगा, ठीक है, 29% जो है आपकी यूरो से निर्धारित होगा, 12% चीन की जो रेनबीबी है उससे होगा, 7% जापानी येन से और 7.44% पाउंड स्टर्लिंग से। मतलब मान लीजिए हमारे पास एक एसडीआर है। कितना है? एक एसडीआर, ठीक है। तो ये एक एसडीआर जो है, इस एक एसडीआर को हम क्या करेंगे? इस एक एसडीआर में हम एक तो रखेंगे आधा डॉलर, मतलब 0.57 तो डॉलर होगा उसकी जो वैल्यू है। अब वो वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, इसलिए मुद्रा रखी है, उसकी वैल्यू नहीं रखी, उसका परसेंटेज रखा है कि 0.57 यूएस डॉलर। इसी तरह 0.37 यूरो ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूरो की मुद्रा हो सकता है उस समय कुछ अलग चल रही हो। चाइनीज रेनबीबी की बात करें तो 12% इसका हिस्सा है, तो एक रेनबीबी के करीब आपको इसमें रखना पड़ेगा। जापानी येन की वैल्यू थोड़ी कम है, तो 13 जापानी येन के लगभग आपको इसमें रखने पड़ेंगे। और पाउंड स्टर्लिंग की बात करें तो 0.08 पाउंड स्टर्लिंग। ये सबको मिलाकर के जो वैल्यू आ रही है वो एक एसडीआर की वैल्यू यहां पर होने वाली है, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर एसडीआर क्यों लाया गया, क्या जरूरत पड़ी हमको एसडीआर की? तो भैया सीधी सीधी सिंपल सी बात यह है कि आप यहां पर देख सकते हैं एसडीआर जो है इसको लाने का उद्देश्य था एक मानक जो है मुद्रा का एक संपत्ति प्रदान करना। तो होता क्या था कि जैसे मैंने आपको बताया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में डॉलर जो है ना उसको आरक्षित संपत्ति बनाया गया था, और इसको बैक करती थी 22 देशों की मुद्राएं। मैंने पिछली क्लास में आपको ये चीज बताई थी, ठीक है। इसको सपोर्ट करती थी 22 देशों की मुद्राएं। 1971 तक ये रहा, ठीक है। डिक्सन जब तक वहां पर प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बने तब तक, तो निक्सन जो है उन तक रहा। और फिर उन्होंने क्या किया कि फुली कन्वर्टेबल कर दिया, किसको? अपनी मुद्रा को। मतलब डॉलर को उन्होंने, पहले तो सोने से जुड़ी हुई थी तो वो फिक्स था, लेकिन उसको फिर उन्होंने चेंज कर दिया। जब ऐसा हुआ तो फिर हमको एक नई आरक्षित संपत्ति की जरूरत पड़ी, और तब हमने क्या किया? तब हमने एसडीआर का सृजन किया, मतलब आईएमएफ ने एसडीआर का सृजन किया। तो आज की तारीख में एसडीआर के रूप में ही जो है एक मानक मुद्रा को देखा जाता है। भाग लेने वाले सदस्य और निर्धारित धारक एसडीआर को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है, जो भी इसके सदस्य हैं। पहली बात तो एसडीआर होगा किसके पास में, ये देखो। तो भैया एसडीआर होता है या तो आईएमएफ के पास में या फिर देशों के पास में। देश अपने पास में एसडीआर रख सकते हैं, ठीक है। जैसे बैंक होते हैं हमारे, रिजर्व बैंक जो है ना हमारे पास, उनके पास में एसडीआर रखने का अधिकार होता है। या फिर ऐसे मल्टी जो विकास बैंक है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ठीक है, विश्व बैंक हो गया, ऐसे बैंक भी एसडीआर रख सकते हैं। लेकिन कोई भी निजी व्यक्ति नहीं रख सकता या कोई संस्था भी नहीं रख सकती। लेकिन अगर चाहे आईएमएफ तो किसी संगठन को यह अधिकार दे सकता है कि वो एसडीआर अपने पास रख ले। 20 संगठन ऐसे हैं जिनको अब तक अनुमति मिली है। एसडीआर को खरीदा और बेचा जा सकता है। कैसे? मान लीजिए मेरे पास में एसडीआर पड़े हैं और मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा? अपने एसडीआर किसी और देश को बेच दूंगा। तो इससे क्या होगा कि वो एसडीआर उस देश के पास चले जाएंगे और उसका कोटा बढ़ जाएगा, और मेरा कोटा भी कम हो जाएगा और मेरे एसडीआर भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत रिस्की चीज है एसडीआर को बेचना और खरीदना। क्लियर?
तो जैसा मैंने बताया एसडीआर में 5 मुद्राएं हैं, 4 मुद्राएं पहले से थी और एक चीनी रेनबीबी को जो है अक्टूबर 2016 में सम्मिलित किया गया। तो उसने कुछ मानदंड पूरे किए तब जाकर के ऐसा किया गया। अब यहां पर आप कोटे देख लो, टॉप 10 देशों के कोटा आप देख सकते हैं। 8वें नंबर पे है भारत, विश्व बैंक में 7वें नंबर पे थे हम 2.91% के साथ में। यहां पर हमारा कोटा 2.75% है और वोट हिस्सा है 2.63% और 13,115 के करीब हमारे लाख एसडीआर हमारे पास अवेलेबल है। अमेरिका का देखो आप वोटिंग तो लगभग 16.50% है। चीन का भी बहुत है 6%, हमसे दुगने से ज़्यादा है लगभग। धीरे धीरे भारत की जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और अगला जब रिव्यू होगा 2025 में, तब तक मान के चलते 2025 तक अगर हम 5 लाख ट्रिलियन डॉलर की व्यवस्था बना पाते हैं अर्थव्यवस्था, तो हमारा कोटा यहाँ पर और बढ़ने की संभावना मान के चलिए। अब बात होती है पैसे की, भाई आईएमएफ के पास पैसा आता कहाँ से और आईएमएफ ऋण कैसे देता है। अब आपको ये नोट्स देख करके डर लग रहा हो तो डरने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ चीज को। भैया पैसा कहाँ से आएगा, तो पहला तो हमको पता है पैसा आता है कोटा प्रणाली से। तो जिसका जितना कोटा उस हिसाब से ही उसको अपना अनुपात में अनुदान देना पड़ता है, ठीक है, पैसा देना पड़ता है, यहाँ पर ला करके जमा कराना पड़ता है एसडीआर में, ठीक है। दूसरा है क्रेडिट व्यवस्था। क्रेडिट व्यवस्था मतलब उधारी ले लो, किससे, बहुपक्षीय देशों से। तो मल्टीपल उधारी ले सकते हो आप, मल्टीलैटरल बोरोइंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, एनएबी। तो क्या करेंगे आप, बहुत से देशों के समूहों से उधारी ले लोगे, या फिर क्या करोगे, द्विपक्षीय उधार समझौते, किसी एक देश विशेष से आप उधार ले लोगे। तो 3 आपके पास मार्ग है पैसा प्राप्त करने के आईएमएफ के पास में, ठीक है। लेकिन इनकी वरीयताएं हैं, आप देख सकते हो कि पहला कोटा है लाइन ऑफ डिफेंस जिसको हम बोलते हैं, वो है कोटा। तो सबसे पहले तो पैसे की व्यवस्था होगी कोटा से। दूसरी व्यवस्था हो सकती है मल्टीलैटरल बोरोइंग से, और जब ये भी काम नहीं करे तब फिर भागेगा बायलैटरल बोरोइंग की तरफ। तो सबसे पहले तो जो कोटा प्रणाली से पैसा आ रहा है उसी का प्रयोग करेगा कौन, आईएमएफ। उसके बाद अगर मान लीजिए कोटा प्रणाली से पार नहीं पड़ रही है, इतनी ज्यादा व्यवस्था बिगड़ गई हो, तो वो क्या करेगा, तब वो जाकर के सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का उपयोग करेगा। क्लियर है, चलिए। तो जून 2023 के अंत तक की बात करें तो कुल संसाधन है लगभग 983 बिलियन एसडीआर, जिनमें से लगभग 696 बिलियन एसडीआर ये क्या करता है, उधार दे सकता है। मतलब पूरा तो उधार देगा नहीं, 983 बिलियन है जिसमें 696 बिलियन को देने की क्षमता इसके पास। अब देखो कोटा कितना है, 477, मैंने बताया था ना लगभग 500 बिलियन डॉलर के पास में। तो मैंने मैप के हिसाब से बताया था, मैप कर क्लियर नहीं है, यहां से क्लियर हो रहा है कि 477 बिलियन डॉलर का टोटल कोटा है, जिसमें से 309 बिलियन डॉलर को ये उधार दे सकता है। इसी तरह से मल्टीलैटरल बोरोइंग इनके पास में भी 364 बिलियन डॉलर है और 141 बिलियन डॉलर आपकी बायलैटरल है, ठीक है। तो लगभग 1000 बिलियन एसडीआर के करीब इनके पास में टोटल रिजर्व्स है, आईएमएफ के रिसोर्सेज है ये। तो आईएमएफ को पैसा कहां से मिलता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आईएमएफ पैसा कैसे देता है ये भी समझ लीजिए। आईएमएफ क्या करता है, देखो किसी भी देश को कोई भी योजना के लिए ऋण नहीं देता। आईएमएफ ऋण तब देता है जब आपकी हालत बिगड़े, मतलब जब तुम्हारी हालत खराब हो जाए भैया तब मेरे पास पैसा मांगने आना, ये साफ साफ कहता है। ऐसे पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हारी हालत बिगड़ गई हो, बहुत बुरी हालत हो गई, कहीं से पैसा नहीं मिल रहा तो मेरे पास आओ। तो जब भी संकट की स्थिति होती है तब ये बोलता है आ जाओ, लेकिन जो ही जाते हैं तो बोलता है रुको भैया, आ तो गए लेकिन आने के साथ में अब तुमको कुछ करने हैं, जो मैं बताऊंगा वो काम वो करोगे। क्यों, अंतिम ऋणदाता है तो आपको उसकी बात माननी ही पड़ेगी, और जब आप इसकी बात मानोगे तो आपको कुछ नीतियों को लागू करना पड़ेगा, और जैसे आप उस नीतियों को लागू करेंगे तब जाकर के ये आपको पैसा देगा। हालांकि ये थोड़ा सा ये ध्यान रखता है कि जो कम आय वाले देश हैं उनको शून्य ब्याज दर पर भी ऋण दे सके, मतलब उनको पहले ही बेचारों को बाहर निकलना है, उनकी हालत वैसे ही खराब है, तो ये सोचता है कि नहीं उनको कम ऋण पर ही या शून्य ऋण ब्याज दर पर उनको ऋण दिया जाता है, एक तरह से अनुदान ही वो दे देता है, ठीक है। ऋण कैसे देगा, प्रक्रिया, पहले देश बोलेगा भैया आईएमएफ के पास आके हमको पैसा चाहिए, वो बोलेगा कि चलो ठीक है हमारे साथ बैठो चर्चा करते हैं। तो चर्चा की जाती है, बात की जाती है कि कितना पैसा चाहिए, क्या क्या करोगे, क्या क्या बदलाव कर सकते हो, हमारी बात मानोगे नहीं मानोगे। जब ये दोनों मिलकर के एक कार्यक्रम पर सहमत हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं नीतिगत सशर्तता। तो एक कंडीशनलिटी पे ये बात करते हैं, मान जाते हैं, कहता है कि हाँ ठीक है हम ये सब करेंगे। जब ऐसा हो जाता है तो एक इंटेंट ऑफ डिक्लेरेशन आता है, आशय पत्र, और फिर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होता है। और जब ऋण मिल जाता है तो उसके बाद आईएमएफ लगातार निगरानी करता है कि क्या वो देश वो सुधार कर रहा है जिनके लिए मैंने कहा। यह है आईएमएफ की ऋण देने की प्रक्रिया, बिल्कुल सिंपल। कोई भी बंदा जब अपना पैसा देगा तो भैया ये देखेगा कि वापस आए पैसा, और वो तभी आएगा जब वो सुधार करेगा। सुधार नहीं करेगा, आदतें नहीं बदलेगा,
वही पैसा लेकर कोई दारू पी रहा है बार बार तो उसको कोई ऋण नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर वो अपनी आदतें सुधारने के लिए है तो उसको मदद की जा सकती है कि हाँ ठीक है तुम आगे बढ़ो। अब आईएमएफ ने क्या किया है कि ऋण देने के लिए कुछ अलग अलग तरह के खाते बनाए हैं। 3 तरह के खाते हैं, जिनमें पहला है सामान्य संसाधन खाता। इस खाते से ज्यादातर जो है ऋण मिलते हैं मजबूत आय वाले जो देश हैं, जो सशक्त देश हैं उनको, ठीक है। हालांकि सबको दिए जाते हैं लेकिन गैर रियायती शर्तों पर, ठीक है। कोई रियायत इसमें नहीं दी जाती, बाजार आधारित ब्याज दरों पर इसमें आपको पैसा मिलता है। मतलब इसके लिए आपको ब्याज देना पड़ता है, यहां से कोई भी ऋण लेगा ना ब्याज देना पड़ता है। लेकिन इसके बाद में आईएमएफ ने समय के साथ में सोचा कि यार जनरल रिसोर्स अकाउंट से किसी देश की लेने की क्षमता नहीं है, गरीब देश है, उसकी स्थिति खराब है, तो फिर उसने 2 ट्रस्ट और बनाए। पहला था गरीबी न्यूनीकरण और विकास ट्रस्ट, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट, ताकि विकासशील देशों को, खास करके निम्न आय वाले विकासशील देशों को मदद की जा सके। तो शून्य ब्याज दरों पर यह रियायती वित्तीय सहायता यहाँ पर प्रदान करता है, ठीक है। और ये संरचनात्मक समायोजन सुविधा, ठीक है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक पहले हुआ करती थी, उसकी जगह पर लागू किया गया है PRGT, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के मामलों को देखते हुए एक रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट भी बनाया गया है, ठीक है। और इस ट्रस्ट में कम आय वाले और कमजोर आय वाले जो देश हैं उनको, उनकी अर्थव्यवस्था को जो अचानक झटके आते हैं उनके लिए वित्त पोषण ये प्रदान करता है, ठीक है। तो 3 उपकरण हैं आईएमएफ के ऋण के। पहला है जनरल रिसोर्स अकाउंट, दूसरा है पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट और तीसरा है रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट। तीनों आप याद कर लेना। और तीनों में से पहला जहां पर सामान्य ऋण के लिए है, ठीक है, जहां पर आपको ब्याज देना पड़ता है, वहीं पर बाकी 2 विकासशील देशों और क्लाइमेट रेजिलियंस और बाकी जो वर्तमान में जो अर्थव्यवस्थाओं को झटके लगते हैं उनसे बचाने के लिए है। रेजिलियंस क्या होता है, ये बहुत अच्छी टर्म है, आगे आपको पढ़ना पड़ेगा। लचीलापन, जैसे आप एक फोम को देखा होगा ना, फोम को आप दबाते हो और वो वापस अपनी शेप में आ जाता है, तो उसी तरह से किसी देश को कोई अगर स्ट्रेस पड़ता है और उसके बाद वो कितनी तेजी से वापस आ सकता है, इसको बोलते हैं लचीलापन। अब आगे आता है आपका पोस्ट फाइनेंसिंग असेसमेंट। पोस्ट फाइनेंसिंग, अब ये देखो बहुत सी टर्म्स आ रही है, एक के बाद एक टर्म्स आएंगी, आपको इनके बीच में डिफरेंस भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो बार बार पढ़ने से होगा। मैं कुछ चीजों में आपको तुलनात्मक चीजें बताता जाऊंगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज कि हाँ सर ये इससे जुड़ा हुआ है। तो देखो पहले आता है पोस्ट फाइनेंसिंग असेसमेंट, मतलब बाद में, पोस्ट मतलब बाद में, फाइनेंसिंग मतलब वित्तीय सहायता और असेसमेंट मतलब जांच करना। तो एक तरह से आपको ऋण देने के बाद की जांच। तो आईएमएफ क्या करता है, जब भी कोई देश ऋण कार्यक्रम पूरा कर लेता है तो उसके बाद में उसको पीएफए के अधीन रखता है, मतलब वो लगातार उस पर ध्यान रखता है कि वो देश क्या उन चीजों पर काम कर रहा है जो मैंने उसको बताई। तो उसकी बैलेंस शीट में अगर उसको लगता है कि यहाँ गड़बड़ चल रही है तो उसको चेतावनी देता है कि भैया रुक जा, नहीं तो वापस उसी स्थिति में चला जाएगा जिससे अभी उबारा है। इसको बोलते हैं पोस्ट फाइनेंसिंग असेसमेंट, ठीक है। तो ये बेसिक आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए, कठिन शब्दों पर जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल शब्दों में भी आंसर दे सकते हैं, आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट भाई हम किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर आता है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। तो रैपिड मतलब बहुत तेजी से। तो कई बार किसी देश को अचानक से तत्काल आवश्यकता पड़ गई, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ा गया, मतलब उसकी मुद्रा का अवमूल्यन हो गया, गिर रही है, वैल्यू कम हो गई, या उसका निर्यात की तुलना में आयात बहुत ज्यादा हो गए, तो ऐसे में उसके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करेगा, पैसा मांगेगा। तो इसलिए उसको जीआरए, हमारा जो जनरल रिसोर्स अकाउंट होता है, ऊपर बताया ना मैंने आपको, वहां से क्या करेगा, उसको पेमेंट दे देगा। इसको बोलते हैं रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। अब आएगी 3 लाइन्स, उन लाइन्स को समझ लेना आप। पहले आप आईएमएफ सशस्त्रता को समझ लो, मैंने बता दिया पहले भी आपको कि जब भी कोई देश आईएमएफ से उधार लेता है तो उसको अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव करना पड़ता है, वो उसके लिए सहमत होता है, इसी को बोलते हैं आईएमएफ सशर्तता। इस पर हमने बात कर ली। अब 3 लाइनों की बात करते हैं। एक है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी लाइन SLL, दूसरी है फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन और तीसरी है प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन PLL। SLL, FCL और PLL, ये लिक्विडिटी लाइंस क्या हैं ये समझिए आप। ये तीनों, पहली बात तो मजबूत देशों के लिए है, ये ध्यान रखना आप, समझना। लिक्विडिटी लाइन किसके लिए है, मजबूत देशों के लिए। और आगे आएगी क्रेडिट फैसिलिटी, वो होगी निम्न देशों के लिए, मध्यम आय वाले देशों के लिए। तो लिक्विडिटी लाइन में पहली है शॉर्ट टर्म, तो मजबूत ढांचे वाले और जो आईएमएफ के सिद्धांतों को मानने वाले देश है, विशेषकर विकसित देशों की जो बात हम करते हैं, उनके लिए अचानक से आने वाले भुगतान संतुलन के लिए ये जोखिम को कम करता है। कौन, अल्पकालिक तरलता रेखा, एक तरह से उनको लिक्विडिटी प्रदान करता है। तरलता मतलब ऋण लेने की सुविधा, ठीक है। तो ये प्रदान करता है अल्पकालिक तरलता रेखा।
लचीली क्रेडिट लाइन क्या करती है, यह भी इन्हीं देशों को, मजबूत नीतिगत ढांचे वाले देशों को संकट रोकथाम करने के लिए डिजाइन किया गया और यहां से भी इनको ऋण प्राप्त होता है। ये अलग अलग उपकरण है, आपको बस ये नाम पता होने चाहिए किसके लिए है। और बात आती है एहतियाती और तरलता रेखा, तो ये भी उन देशों के लिए ही है जो अच्छे मजबूत देश है लेकिन कुछ कमजोरियां हैं, मतलब मजबूत तो हैं लेकिन उनमें अभी कुछ कमजोरियां बच रही है, तो उनको कुछ प्रिकॉशनरी सजेशंस दे करके और यहां पर ऋण देता है। ठीक है, तो ये 3 लाइंस है जो मजबूत देशों के लिए है, जिन जो अच्छे आर्थिक सिद्धांतों वाले हैं, बुनियादी सिद्धांतों का पालन करते हैं, मुक्त व्यवस्था को अपनाते हैं, लेकिन कुछ कमजोरियों की वजह से कई बार उनके साथ समस्याएं आ जाती है, तो उनको या तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी लाइन से या फ्लैक्सिबल क्रेडिट लाइन से या फिर प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन से मदद मिल जाती है। ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं नीति समन्वय उपकरण। नीति समन्वय उपकरण में कोई लोन तो नहीं है, ये गैर वित्तीय उपकरण है, लेकिन ये क्या करता है, ये सभी देशों को बातचीत करने और जो आईएमएफ की नीतियां हैं उनको अपनाने के लिए तैयार करता है। तो पॉलिसी सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट एक माध्यम है जिसके माध्यम से नीति संबंधित सलाह दी जाती है। ऊपर जितनी भी बात करी थी वो ऋण संबंधी है, ये नीति संबंधी है। नेक्स्ट आता है स्टैंड बाई व्यवस्था, यह भी मजबूत देशों के लिए ही है। ठीक है, स्टैंड बाई व्यवस्था जो है यह भी भुगतान संतुलन की समस्या करने वाले देशों को क्या करता है, अल्पकालिक वित्तीय सहायता देता है। किनको, उन्नत और उभरते बाजारों को। सेम टू सेम जो आप देख रहे हो पीछे लिक्विडिटी लाइंस में, वैसे ही सेम टू सेम वर्डिंग इसमें भी आएगी, लेकिन इसका उद्देश्य क्या होता है, देशों को रेजिलिएंट बनाना और रेस्पॉन्सिबल बनाना। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारे बड़े देशों की बात, 4 चीजों पर हमने बात कर ली है ना। क्या, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी लाइन की हमने बात कर ली सबसे पहले, फिर उसके बाद में हमने बात की फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन की, और फिर बात की प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन की, और चौथी चीज है स्टैंड बाई अरेंजमेंट। ठीक है, एसबीए। अब बात करते हैं विकसित और विकासशील देशों की। तो पहला है लचीलापन और स्थिरता सुविधा, तो जो हमारा रेजिलिएंट एक तरह से फंड है उसी की तरह ये है। ठीक है, तो आरएसएफ जलवायु परिवर्तन और महामारी की तैयारी से संबंधित कोई भी जो मुद्दे हैं उनके लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण प्रदान करता है, किफायती। और ये कहां से आएगा आपको पता है, ये आएगा आपका गरीबी न्यूनीकरण और विकास ट्रस्ट या फिर रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट, इनमें से। ठीक है, फिर आता है विस्तारित ऋण सुविधा, तो आरएसएफ के बाद में आती है ईसीएफ, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी। तो कोई किसी देश, कम आय वाले देश के साथ समस्या है कि उसका भुगतान संतुलन बहुत समय से बिगड़ा हुआ है, तो उसको मध्यम अवधि की वित्तीय सहायता मिलती है। लचीलापन स्थिरता सुविधा से थोड़ी दीर्घकालिक मिलती है, यहां से मध्यम अवधि की मिलती है। और ये कहां से आता है, गरीबी न्यूनीकरण और विकास ट्रस्ट से। ठीक है, ये भी आपके कम आय वाले देशों के लिए। और त्वरित ऋण सुविधा या रैपिड क्रेडिट लाइन जो है, ये भी आपके कम आय वाले देशों के लिए ही भुगतान संतुलन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। तो तीनों ही। और एक आती है स्टैंड बाय ऋण सुविधा। पहले हमने क्या पढ़ा था, स्टैंड बाय अरेंजमेंट, व्यवस्था, और अब हम पढ़ रहे हैं ऋण सुविधा। इसमें भी क्रेडिट फैसिलिटी शब्द आ गया ना, तो जहां भी सीएफ लग रहा है ना, सीएफ वाले जितने भी शब्द हैं, ईसीएफ हो चाहे आरसीएफ हो चाहे एससीएफ हो, ये सारे ही गरीब देशों के लिए या कम आय वाले देशों के लिए है। इनको बार बार पढ़ोगे चीजें समझ में आ जाएगी, एक जैसी ही परिभाषा है, कोई अंतर नहीं है। बस आपको ये ध्यान होना चाहिए क्रेडिट फैसिलिटी किन के लिए है और आपकी लिक्विडिटी लाइंस किन के लिए है। चलिए, 2 चीजें और बचती है लास्ट में। पहला है आरक्षित किस्त या रिजर्व ट्रांच, जिस पर क्वेश्चन पूछा गया आपके आरएस 2021 में। ठीक है, तो रिजर्व ट्रांच क्या होता है, दरअसल हर एक आईएमएफ का देश अपने कोटे के हिसाब से बिना शुल्क के या बिना सुधार शर्तों के ऋण ले सकता है। मतलब लगभग 25% जो है उसकी आरक्षित किस्त जो होती है उसकी कोटे का होती है। मतलब मान लीजिए अपने जैसे 13,114 बिलियन डॉलर, तो हम इसमें से लगभग 3,000 के करीब का जो हिस्सा है वो कहाँ से ले सकते हैं, रिजर्व ट्रांच के रूप में। मतलब इसके लिए हमको कोई शर्तों को पालना नहीं करना है। क्लियर है, ये होता है। दूसरा होता है आपका क्रेडिट किस्त या क्रेडिट ट्रांच। ये मैंने यहां पर गलत लिख दिया है, ठीक है। क्रेडिट ट्रांच होता है सामान्य शर्तों पर आधारित ऋण लेना। तो जब आपका रिजर्व ट्रांच है तब तक तो आप रिजर्व ट्रांच से लेंगे। अगर मान लो उससे भी ऊपर आपको लेना है तो फिर आपको कुछ सामान्य शर्तों को मानते हुए, कुछ सुधार करते हुए और ऋण लेना पड़ता है, जिसको हम क्रेडिट किस्त या क्रेडिट ट्रांच के रूप में देखते हैं। तो रिजर्व ट्रांच तो है आपके कोटे के आधार पर 25% जो आपको बिना शर्तों के मिलता है, और क्रेडिट ट्रांच जो है वो एक तरह का ऋण ही है जो ब्याज पर होता है, कुछ शर्तों पर होता है। क्लियर? तो ये कुछ टर्म्स मैंने आपको बता दिए, बहुत सारी हो गई है, आपका दिमाग खराब हो गया होगा। चलो
कुछ और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और इसकी रिपोर्ट्स पर भी बात करेंगे। तो कुछ कोर्सेज मैंने आपके लिए चला रखे हैं आरएस जंक्शन पे दोस्तों, छोटे छोटे हैं। मेरा प्लेटफॉर्म छोटा जरूर है, लेकिन दोस्तों अनुभव बहुत अच्छा है, और खास करके टू द टॉपिक बात करते हैं, फालतू की बात होती नहीं है। तो मैंने कुछ फ्री और कुछ पेड कोर्सेज हमारे आरएस जंक्शन ऐप पर चला रखे हैं, कुछ टेस्ट सीरीज भी हैं। हर एक चीज़ को बिल्कुल आपकी ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया है। 99 रुपए के छोटे छोटे कोर्सेज है। जैसे हमारा ये वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो कोर्स चल रहा है ना, ये भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप यहाँ से इसके नोट्स ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं ना। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पेड हैं, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स, जिसमें से बहुत सी चीज़ें आएगी आपको मेन से रिलेटेड, ठीक है। मैनेजमेंट का कोर्स हो गया, इकोनॉमिक रिव्यू का हो गया, आपका सोशियोलॉजी का कोर्स हमारा है, नीति शास्त्र में मेरा फ्री कोर्स एक अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। लॉ पर भी मेरे नोट्स अवेलेबल हैं। 99 रुपये क्यों रखा है इतना सस्ता? इसलिए ताकि हर कोई तक पहुंच सके। तो भैया हमारा भी एक तरह से रेजिलियंट फंड है, ठीक है, जहां से सबको मदद मिल पाए। हम कोई जनरल रिसोर्स अकाउंट की बात नहीं कर रहे, जीआरए नहीं है हमारा। हमारा क्या है, ये रेजिलियंट फंड है। तो बिना एक बिल्कुल कम दरों पर आपको चीज़ें उपलब्ध कराने का प्रयास हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप इनका लाभ हमारी एप्लीकेशन पर ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप आरएस जंक्शन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक निरीक्षण या बहुपक्षीय निगरानी। अब क्या है कि आईएमएफ एक और काम करता है विश्व की अर्थव्यवस्था की निगरानी करने का, और यह काम होता है रिपोर्ट्स के माध्यम से। ये कुछ रिपोर्ट्स जारी करता है। आईएमएफ साल में 2 बार 3 रिपोर्ट जारी करता है। पहली रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अब आप में से जिन बच्चों ने मेरी पिछली क्लास देखी है और जिनको याद है, तो वो मुझे बताओ कि वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। मैंने बताई है आपको, 3 रिपोर्ट्स मैंने वहां पर भी बताई है। अगर आपको याद है, उनमें से एक बंद हो चुकी है, उसका भी नाम आप दें, ठीक है, और 2 जो अभी वर्तमान में चल रही है उनके भी नाम आप दें। अगर आप वो बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप ढंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। कितने ज़्यादा कमेंट आते हैं देखिए, वो तो मुझे बाद में पता चलेगा। जिसने यहाँ तक वीडियो देखा होगा वही कमेंट करेगा, बाकी तो कौन करेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की अगर हम बात करें, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या करता है, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था के बाहरी जो दिखाई दे रहा है उसको दर्शाता है। तो उस समय की जितनी भी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और विश्व की अर्थव्यवस्था किधर जा रही है, कितनी ग्रोथ हम कर रहे हैं, आगे भविष्य में क्या संभावना है, वो सारी चीज़ें ये बताता है। और कौन कौन से कारण हैं जो उसको निर्धारित कर रहे हैं, उन पर भी ये बात करता है। साल में 2 बार आती है, अप्रैल और अक्टूबर में, और 2 बार इनका रिव्यू भी आता है, अपडेट आता है, अपडेट जुलाई में और जनवरी में वो अपडेट आता है, और 2 बार ये फाइनली रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। अब ये जो विशेष आर्थिक आउटलुक आता है, इसी में से वित्तीय मामले पर एक रिपोर्ट और जारी की जाती है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। तो जो हमारी ये जो बड़ी रिपोर्ट आई है, इसमें जो भी आर्थिक असंतुलन को बढ़ाने वाले प्रभाव हैं उनको ये उजागर करता है, खासकर वित्त के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में। इसको हम नाम दे देते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। और तीसरा, देशों की जो राजकोषीय नीति है। राजकोषीय नीति क्या होती है आप जानते हैं ना। तो किसी भी देश की राजस्व और कर संबंधी जो नीतियां होती है, ठीक है, राजस्व, आय, व्यय, कर, टैक्सेशन आप कैसे लगाते हैं, खर्च कैसे करते हैं पैसा, ये सब फिस्कल या राजकोष में आता है। तो राजकोष में जो आपका पैसा आ रहा है और जा रहा है, उससे रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उन पर ये राजकोषीय मॉनिटर एक तरह से एक जानकारी प्रदान करता है कि भैया कैसा काम कर रहे हो आप, या वैश्विक अर्थव्यवस्था किस तरह से राजकोषीय क्षेत्र में प्रदर्शन कर रही है। तीनों ही रिपोर्ट जो है साल में 2 बार आती है। तो ये नाम आप याद रखना, पूछ लेगा आपसे आईएमएफ द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट्स कौन सी हैं, यहां से आप आंसर दे दोगे। चलिए अब भारत के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत को क्या क्या दिया हुआ है आईएमएफ ने। तो आईएमएफ ने 2023 में हमारी जीडीपी की जो अनुमान 6.1 लगाया था शुरुआत में, अभी लेटेस्ट जुलाई में जो आया है उसमें 6.9% था, ठीक है। अक्टूबर में अभी फिर से कुछ आईएमएफ ने अगर दिया होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा आपको, ठीक है। अभी शायद 1-2 दिन में कुछ आया है अभी। मुद्रास्फीति दर हमारी 4.9% के करीब है। जनसंख्या हमारी लगभग 1.43 अरब है। हमने 27 दिसंबर 1945 को इसको ज्वाइन किया, संस्थापक देश है हम, ठीक है। कोटा एसडीआर की बात करें तो हमारा 13,114.4 मिलियन है, जबकि एसडीआर हमारा इतना मिलियन है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारा कैसा संबंध रहा आईएमएफ के साथ। तो आईएमएफ ने हमारी कब कब मदद की। आईएमएफ अब तक हमारी 3 बार मदद कर चुका है, 1966 से लेकर के 1991 तक। पहले 1966 में कब हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे, और जब हमारे यहाँ पर देश पर एक आक्रमण पाकिस्तान के साथ हुआ 1965 में, मुद्रास्फीति बढ़ी, अर्थव्यवस्था गिरने लगी, ठीक है। तब भारत ने आयात उदारीकरण को बढ़ावा देने के लिए, तो जो हमारे उस समय हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बंद थी, तब हमने अपने रुपए का अवमूल्यन किया था, ठीक है। अवमूल्यन का मतलब होता है कि दूसरे देशों की मुद्रा के सापेक्ष हम अपनी मुद्रा को क्या कर देते हैं, रेट को कम कर देते हैं, इससे निर्यात बढ़ जाते हैं,
ठीक है, निर्यात में वृद्धि देखने को मिलती है और अर्थव्यवस्था के उभरने के चांसेस बढ़ते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो रुपए का अवमूल्यन करने पर हम सहमत हुए थे। ठीक है, और ये पहला हमारा इंस्टेंस था जब हमने ये किया। एक्चुअल में इस समय आपको पता होगा तो योजनागत अवकाश बोलते हैं इसको। ठीक है, प्लानिंग हॉलीडे 3 जो है हमारे क्या आए थे तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में 1996, 7, 7, 8, 8, 9 में 3 योजनागत वार्षिक योजनाएं जारी की गई थी। ठीक है, और फिर वापस से 1969 के बाद में हमारी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी। फिर 1981 में क्या हुआ कि वापस से एक बार फिर से भारत को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। लाइसेंस प्रणाली, कोटा राज और इन सब की वजह से हमारा भारत बीओपी घाटे में चला गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब आयात कम निर्यात कम, आयात बहुत ज़्यादा। फिर इसी समय क्या हुआ, जो है लाइसेंस राज हमारा था, मानसून बिगड़ गया, औद्योगिक विकास बिल्कुल धीमा था और एफडीआई आ नहीं रहा था। इसलिए हमने यहाँ से ऋण लिया $5.8 मिलियन का दूसरी बार। और तीसरी बार 1991 में, आप सब जानते हो, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बहुत स्थिति खराब हो गई थी। खाड़ी युद्ध शुरू हो चुके थे उस समय। ठीक है, आपको पता है, इराक और इन देशों में, और आईएमएफ पर ऋण भुगतान का हमारा दबाव था, मतलब हम पहले वाला ऋण भी नहीं चुका पाए थे अभी तक। राजकोषीय घाटे का खाता बढ़ता जा रहा था, हमारे पास में विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया। ऐसी परिस्थिति में हमने जून 1991 में आईएमएफ से $2.2 बिलियन का ऋण लिया, जिसके लिए हमको एलपीजी सुधार लागू करने पड़े। तो ये जो बेल आउट आया था उसके बाद में हमारी अर्थव्यवस्था काफी कुछ बदल गई। क्लियर? तो ये 3 इंस्टेंस आपको याद रखने। कभी पूछ ले आपको कि भारत और आईएमएफ के संबंधों पर प्रकाश डालिए तो आप बता सकते हो। आज भारत महत्वपूर्ण एक हिस्सेदार है आईएमएफ का, और आने वाले समय में हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी। चलो बात कर लेते हैं थोड़ी आलोचना के साथ। बढ़ाई तो हमने खूब कर ली, महत्व भी आप समझ गए, आईएमएफ का महत्व क्या है, तो जो काम करता है उन्हीं पे आधारित महत्व है। लेकिन आलोचना क्यों करें भैया? पहले तो ये ऋणों की शर्तें बहुत टफ रखता है, तो कई देशों के लिए अचानक से इतने बदलाव करना सक्षम नहीं होता, क्योंकि इससे उन देशों की जो घरेलू रोजगार और बाकी जो चीजें होती है उनको बहुत नुकसान पहुंचता है। दूसरा, इसमें बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का ज्यादा प्रभाव है। मैंने बताया आपको, कोटा प्रणाली और इन सबको देखने से पता चलता है ना कि गरीब देशों को इतना ज्यादा इसमें महत्व नहीं है। तीसरा, पारदर्शिता का अभाव है। ठीक है, तो जो भी ऋण लिए जाते हैं उनकी प्रक्रियाएं अपारदर्शी है, कहीं पर भी उजागर नहीं की जाती है, तो जनता को पता नहीं चलता है। चौथा, वैश्विक वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव। आईएमएफ क्या करता है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता को कई बार बिगाड़ देता है। इसकी नीतियां जो है, क्या एक ही तरह के ढर्रे को, जैसे ये मुक्त व्यापार पे बढ़ावे की बात करता है ना, तो कई देशों के लिए नकारात्मक है। तो ये सारे आईएमएफ की आलोचना से जुड़े पॉइंट है जो आपको याद करने हैं। समय में आपका बचाने के लिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है, आप थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं। अब अंतर देख लेते हैं दोनों में, और दोनों में ये भी देख लेते हैं दोनों मिलकर कहाँ काम करते हैं। तो दोनों में अंतर 3-4 चीज़ों में। पहला तो ऋण किसको देते हैं, तो विश्व बैंक ऋण देता है विकासकारी योजनाओं को, ताकि गरीबी दूर हो सके। आईएमएफ ऋण देता है देशों की जब भी अर्थव्यवस्था बिगड़ती है तब, और इसके साथ साथ सलाह और क्षमता विकास भी देता है। विश्व बैंक दीर्घकालिक ऋण देता है 10 साल 15 साल। आईएमएफ के ऋण होते हैं 18 महीने से लेकर के और 3 साल तक के। विश्व बैंक के ऋण जो है ज्यादातर कहाँ से आता है पैसा, सदस्य देश जो योगदान करते हैं वो, या फिर मार्केट में बॉन्ड जारी कर सकता है। बैंक है ना, तो बॉन्ड जारी कर देगा और मार्केट के निजी प्लेयर से पैसा ले लेगा। आईएमएफ को ऋण मिलता है कोटे से और उधारी से। क्रेडिट जो है मल्टीलेटरल क्रेडिट हो सकती है, बाईलेटरल हो सकती है। विश्व बैंक के कर्मचारी कैसे होने चाहिए, जो भैया गरीबी को दूर करने वाले हों, शिक्षा और इन मुद्दों पर काम करने वाले हों। आईएमएफ के कैसे होने चाहिए, जो अर्थशास्त्र को समझते हो। ठीक है, तो ये कुछ अंतर हैं दोनों के बीच में। सहयोग कहाँ कर रहे हैं दोनों, तो दोनों का सहयोग है वित्तीय स्थिरता के आकलन में। तो दोनों मिलकर के जब बैठक करते हैं तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता को ये देखते हैं। ऋण बोझ को कम करना, तो अगर मान लीजिए किसी देश से आप ऋण लोगे, जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना से जो भी लोन ले रहे हैं उनका कितनी हालत ख़राब है, तो उनको बचाने की कोशिश करता है ये। ठीक है, भारी ऋणग्रस्त देशों को। दोनों मिलकर के जलवायु परिवर्तन पर दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों ने संयुक्त जलवायु परिवर्तन नीति आकलन भी एक पेश किया है 2017 में। और एसडीजी विकास एजेंडा जो है 2030 तक जो हमको लक्ष्य प्राप्त करने हैं, जिन पर आगे हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, सतत विकास आपके टॉपिक है, ठीक है, उसमें। क्लियर हुआ? तो देखो कितना सिंपल सा टॉपिक है, और हम बेवजह डरते रहते हैं कि सर ये नहीं आता वो नहीं आता। सब आता है आपको, अब बस आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा बहुत से कोर्सेज आरएस जंक्शन पर हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों के चक्कर में पढ़ने की बजाय आप इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। ये छोटे छोटे कोर्सेज आपको बहुत कुछ तैयार करवा देंगे।
चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।